नमस्कार साथियों, मैं सोहन आपके लिए आज टॉपिक लेकर के आए हैं समास। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर परीक्षा में, चाहे वो एचएसएससी का किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों न हो, सभी में जो है इसमें से हिंदी अवश्य ही आती है और हिंदी के 5 से 8 क्वेश्चन अवश्य आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ हमें उनको समझने की ज़रूरत है और हम उन्हीं चैप्टर को स्टार्टिंग में कर रहे हैं जिनमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है और हर बार कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही आता है। तो देखिए, आज का विषय जो है वो है समास। और समास किसे कहते हैं, किस तरह का होता है ये, तो देखिए, समास शब्दों के बीच में होता है और इससे पहले हमने चैप्टर किया था संधि। संधि जो है वो 2 वर्णों के बीच में होती है, मतलब बीच में प्लस का साइन होता है, उससे पहले शब्द के अंत का वर्ण और जो नेक्स्ट शब्द है उसका पहला वर्ण देख करके हम जो है संधि बनाते हैं। तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के संधि का चैप्टर देख सकते हैं, वहाँ हमने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, समास किसे कहते हैं। समास जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो है उनको इकट्ठा करना या फिर उनका विग्रह करना, वही समास होता है। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। मतलब कि बहुत बड़ा शब्द होता है, लंबा शब्द होता है, उसको हम संक्षेप में लिखते हैं बिल्कुल एक शब्द बना करके, तो वो हमारा समास होता है। और समस्त पद क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द दिए होते हैं तो उनका जो हम इकट्ठा करके लिखते हैं वही समास होता है। और इसमें समास विग्रह क्या होता है, जो एक पद दे रखा है उसको अलग अलग लिखना ही क्या है, समास विग्रह होता है। जब हम उदाहरण करेंगे अभी तो हम इसको भी वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। और समास के भेद कितने हैं, कई बार जो है यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि समास के भेद कितने हैं। हिंदी भाषा में समास के जो हैं 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन 6 के 6 को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं और शब्द को देखते ही जो है हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। ऐसे ट्रिक के द्वारा हम जो है इन समास को करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, अव्ययी भाव समास क्या है। शब्द को देखिए, स्टार्टिंग में ही दे रखा है अव्यय, तो इसमें जो है पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। एक पहचान तो ये है, इसी को देखने से हमें पता चल जाएगा कि समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। और देखिए, इसमें पद कौन सा प्रधान होता है। देखिए, हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा होता है, अ होता है। कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है। तो अव्ययी भाव समास में भी पहला ही पद क्या होगा, प्रधान होगा और वो क्या होगा, अव्यय शब्द होगा। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि समास कौन सा है। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान और अव्यय होता है। मैंने आपको अभी बताया है। अव्यय किस तरह से होते हैं, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर। देखिए, अव्यय का मतलब क्या है, अव्यय में क्या शब्द आया है, व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होना। और जब अ लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो शब्द खर्च नहीं होगा, मतलब वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं और हम उन 100 रुपये को अगर व्यय न करें तो वो हमारे पास सेव रहते हैं। इसी तरह से जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा उसमें जो अव्यय शब्द होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। देखिए, उदाहरण प्रतिदिन है। अब प्रतिदिन यहाँ प्लस नहीं आएगा, प्लस लिखा हुआ है, प्लस नहीं आता, प्लस तो संधि में आता है, फिर भी आपको समझाने के लिए जो है हमने प्लस लगाया हुआ है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ, ये प्रति अव्यय है और दिन है। हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों शब्दों को मिलाकर लिखना है, तो वो क्या बन जाएगा, प्रतिदिन। उसके बाद है आजन्म। आ और जन्म को हम इकट्ठा लिख देंगे, क्या बन जाएगा, आजन्म। अगर आजन्म शब्द आ गया, पूछ ले कौन सा समास है, तो क्या है, स्टार्टिंग में ही अव्यय दिया हुआ है, तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। उसके पश्चात यथासंभव इकट्ठा करके लिखा तो यथासंभव।
अगर समास विग्रह करें यथासंभव शब्द का तो यथा को अलग लिखिए और संभव को अलग लिखिए। इसी तरह से भरपेट है, भर और पेट इकट्ठा लिख देंगे हम इसको, तो हमारा अव्ययी भाव समास बन जाता है। इसके पश्चात है प्रतिकूल। प्रति और कूल को जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाता है? प्रतिकूल। तो आशा है आपको अव्ययी भाव समास समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए किसी भी बुक से, तो आपको सभी जो हैं ये समास अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। अव्ययी भाव समास पुनः बता देते हैं, पहला पद अव्यय होगा, और अव्यय का मतलब क्या होता है? जो खर्च नहीं होगा। अब देखिए प्रतिदिन था, अब प्रति और दिन, कुछ भी खर्च नहीं हुआ, सिर्फ हमने उसको इकट्ठा लिखा तो क्या बन गया? प्रतिदिन। ठीक है। नेक्स्ट समास है तत्पुरुष समास, और तत् का मतलब क्या होता है? अगर हम तत् में देखें तो क्या होता है? दूसरा पद। तत् का मतलब क्या होता है? वह, और वह कौन है? कोई दूसरा। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। या फिर ये देख लीजिए, दूसरा किस तरह से याद रख सकते हैं? तत् है। अब त 2 बार आया है, त कितनी बार आया? 2 बार, तो इसका मतलब क्या है? 2, दूसरा पद प्रधान होगा। कई बार जो है ऑप्शन में इस तरह से पूछ लेता है कि तत्पुरुष समास में क्या दूसरा पद प्रधान होता है या पहला पद प्रधान होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता। तो हम जो है क्या बताएंगे कि तत् में त 2 बार आया हुआ, तो इसका मतलब कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा। और तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करते हैं समास का, तो हमें इस तरह के जो हैं चिन्ह दिखाई देते हैं वाक्य में या शब्द में, मतलब जो शब्द होते हैं समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर इस तरह से चिन्ह आते हैं। जैसे कि कर्म करता है, कर्ता का चिन्ह होता है ने। आपके जो है ये कारक प्रकरण में भी काम आएंगे, जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य में। तो समास में क्या आता है? कर्म, कर्म के लिए चिन्ह आता है को, कर्ण के लिए आता है से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, और अपादान से अलग होना। देखिए से 2 में आया है, से के द्वारा, इसका मतलब है किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं चौक के द्वारा लिखता हूँ तो चौक के द्वारा साधन हो गया। मैं बाइक से जो है शहर जाता हूँ तो क्या आ गया? जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, वो साधन हो गया। मैं पेन से लिखता हूँ तो क्या हुआ? साधन। और यहाँ पर से का मतलब क्या है? अलग होने के अर्थ में। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वो वृक्ष से जो पत्ते गिरे वो अलग हो गए, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। और इन्हीं से ही समास भी बना है। कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है। और आगे आपको बताएंगे दूसरा इस समास का नाम क्या होता है, जो ये भेद दे रखे हैं तत्पुरुष के, इनके बारे में भी। संबंध का मतलब क्या होता है? रा, रे, री, का, के, की, इस तरह के शब्द जो हैं वाक्य में आते हैं। जैसे कि यह मेरा पेन है। अब रा शब्द आया है, इसमें रा अक्षर जो आया है इसका मतलब क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। इसके पश्चात है अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या है? चिन्ह क्या होगा? में और पर। में और पर से ही पता चल जाएगा कि वाक्य कैसा है, अधिकरण का है। और अधिकरण कारक चिन्ह आया है तो कौन सा समास होगा? अधिकरण। और तत्पुरुष समास कर रहे हैं तो बाद में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष के भेद कौन कौन से हैं। तत्पुरुष के भेद जो हमने बताए आपको, कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष को कौन सा कहते हैं? दूसरा समास द्वितीया तत्पुरुष समास। ठीक है। दूसरा मतलब क्या है? पहला कौन सा था? कर्ता कारक, जो हमने करना ही नहीं, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा कौन सा है? कर्म। तो कर्म कौन सा है? दूसरा। इसको हम द्वितीया तत्पुरुष समास भी कहते हैं। उसके लिए चिन्ह क्या आता है? को। और जो चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह, उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है समस्त पद बनाते समय। और जब समस्त पद का विग्रह करेंगे तो उसको जो चिन्ह दिया हुआ है वो लगेगा। देखिए उदाहरण से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। गगन को चूमने वाला, इसमें क्या होगा? जो शब्द दिया हुआ है ये, और चूमने वाला गगन चुंबी, इसको हम इकट्ठा लिखेंगे। जो कारक चिन्ह आए हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, मतलब कि वो समस्त पद में हमें दिखाई नहीं देते। इसके पश्चात उदाहरण क्या है? यश को प्राप्त, मतलब यश प्राप्त। अब जब यश प्राप्त का हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? यश को प्राप्त। और जो को आया है उसका विलुप्त हो जाता है वो, जब हम समस्त पद बनाते हैं। समस्त सारा पद एक कर देना, सारे पद को एक कर देना, वो समस्त पद है। थर्ड दिया हुआ है उदाहरण ग्रामगत। ग्राम को गत,
गत का मतलब क्या है? जाना। गांव को जाना या गांव को गया, क्या बन गया? ग्रामगत। रथ को चलाने वाला, अब चिन्ह से ही पता चल रहा है कि कौन सा समास होगा। अगर ऑप्शन में आ जाए तत्पुरुष समास तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास के साथ साथ उसके भेद भी दे रखे हैं, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, तो कौन सा किसका चिन्ह होता है? ये कर्म का, तो कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष समास। यह दूसरा क्या है? द्वितीय तत्पुरुष समास। ये दोनों नाम याद रखोगे आप, द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है चिड़ियों को मारने वाला, क्या कहते हैं? चिड़ी मार, बड़ी की मात्रा आएगी इस तरह से, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, तो को जो चिन्ह है वो हट जाता है और ये समस्त पद बन जाता है। उसके पश्चात है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास को हम तृतीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं और इसमें कर्ण के कारक चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। तो से या के द्वारा जो दिए हुए हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और हम समस्त पद बना देते हैं। देखिए, करुणा से पूर्ण, करुणा शब्द है और पूर्ण शब्द, इनको इकट्ठा लिख दो, जो इसमें चिन्ह दिया हुआ है उसका विलोप हो जाता है, तो क्या बन गया वो? करुणा पूर्ण। इसके पश्चात है भय से आकुल, तो क्या बन गया? भय आकुल, भय आकुल। उसके पश्चात रेखा से अंकित, वो क्या हो गया? रेखांकित। ठीक है, तो से जो है वो हट जाता है बीच में से समस्त पद बनाते समय। मन से चाहा, मन चाहा। इसी तरह से सूर द्वारा विरचित, सूर जो कौन है? ये सूरदास है, और सूरदास द्वारा विरचित क्या बन गया? सुरचित। ठीक है। इसके पश्चात संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष को क्या कहेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं और इसमें विभक्ति आती है, कारक चिन्ह आता है के लिए, तो जो के लिए चिन्ह है वो हट जाता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। ठीक है, जिसमें जो है जैसे साइंस वगैरह की लेबोरेटरी होती है उनको कहते हैं प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, स्नान घर। याद रखोगे, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये उदाहरण सभी के सभी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी सोचें कि स्नान घर, घर में स्नान, में के लिए अब आप अधिकरण लगा दो तो आपका वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। स्नान के लिए घर होता है। ठीक है। गौशाला, गऊ के लिए शाला, गौशाला, तो सिर्फ ये हट जाएगा और समस्त पद गौशाला बन जाएगा। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। इस तरह से, जैसे देवालय, देव के लिए आलय। ठीक है। इसके पश्चात है अपादान। अपादान का क्या बताया था? से अलग होना। से आता है लेकिन किस सेंस में आएगा? अलग होने के अर्थ में आएगा। अपादान तत्पुरुष क्यों कौन सा होता है? पंचमी तत्पुरुष होता है। जैसे पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना, मतलब पथ पे तो नहीं रहा ना वो, उससे अलग हो गया, अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो पथ से भ्रष्ट क्या हुआ? पथ भ्रष्ट। देश से निकाला, क्या बनेगा? देश निकाला। से हट जाएगा, देश और निकाला को हम इकट्ठा लिख देंगे, बिल्कुल आसान है। इसके पश्चात है गुण से हीन, तो से को कट करो, क्या बन गया? गुणहीन। अगर हमें गुणहीन का जो है विग्रह करना आ जाए तो गुण से हीन बनेगा। अगर गुणहीन में पूछ ले कौन सा समास है तो कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास के भेद दे रखे हैं तो अपादान तत्पुरुष, अगर भेद नहीं दे रखे हैं आ जाए कि गुणहीन में कौन सा समास है और दे दे कि द्वंद्व होगा या फिर द्विगु होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा और या फिर जो है तत्पुरुष समास होगा, तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। क्योंकि यहाँ पर भेद की बात नहीं की है, उसने सीधा जो है समास का नाम पूछ लिया, तो तत्पुरुष समास होगा। जो ये हम आपको पहचान बता रहे हैं इनको जो है अलग से लिख करके अच्छी तरह से लर्न कर लो, ये व्याकरण में बहुत जगह काम आती है। ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके पश्चात उदाहरण दे रखा है, जैसे गुण से हीन, तो क्या बनेगा? गुणहीन। जल से हीन, जलहीन। इसके पश्चात आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होगा? संबंध बताते हैं। ठीक है, एक वस्तु का दूसरे के साथ, व्यक्ति का वस्तु के साथ या व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, इस तरह से। तो देखिए, संबंध तत्पुरुष समास को षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं और इसमें कौन से कारक चिन्ह आएंगे? का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, जैसे यह पेन उसका है,
यह पुस्तक उसकी है, यह उसका घर है, तो का आ गया ना, ये तो ये क्या है, संबंध बता रहा है। ठीक है, जैसे यह मेरा पेन है, रा आ गया तो रा संबंध बता रहा है कि यह पेन मेरा है, तो कौन सा होगा, संबंध, तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए उदाहरण, राजपुत्र, तो क्या बनेगा, राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र दिया हो तो क्या बनेगा, राजपुत्र। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। ठीक है, इसके पश्चात है विद्या का सागर, क्या बनेगा, विद्यासागर। शिव का आलय, शिवालय। ठीक है, संबंध बताया कि किसका आलय, किसका घर है, शिव का। ठीक है, मंदिर, शिव मंदिर जो होता है उसको कहते हैं शिवालय। ठीक है, तो कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास। अगर संबंध तत्पुरुष समास ना दे तो फिर तत्पुरुष समास बनेगा। ठीक है, इसके पश्चात है गृह का स्वामी, घर का स्वामी। ठीक है, अब का को हम कट कर देंगे तो क्या बन गया, गृह स्वामी। समस्त पद बनाते समय जो है दोनों को इकट्ठा लिखेंगे और गृह स्वामी बन जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान। इसके पश्चात है देश की रक्षा, तो क्या बन जाएगा, देश रक्षा। इसके पश्चात है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होगा, कारक चिन्ह कौन सा आएगा, में और पर, तो इसको अधिकरण तत्पुरुष समास को सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे शोक, शोक में मगन, क्या बनेगा, शोक मगन। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। जो में दे रखा है उसको कट करना है सिर्फ। बार बार मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि जो कारक चिन्ह दिया हुआ है उसका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है, और जो दो शब्द बचेंगे मुख्य, उन दोनों को हम क्या करेंगे, इकट्ठा लिखेंगे। इसके पश्चात है धर्म में वीर, तो क्या बनेगा, धर्मवीर। गृह प्रवेश दे रखा है, अगर उसका समास विग्रह करें तो गृह में प्रवेश। ठीक है, अगर समास का नाम पूछे तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह से आनंद में मगन, क्या बनेगा, आनंद मगन। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ, कि किसी न किसी कला में जो है कोई श्रेष्ठ होता है उसे कहते हैं कला श्रेष्ठ। इसके पश्चात इसका अन्य भेद भी है, क्या, नेय तत्पुरुष समास। जैसे कि जो नेगेटिव बताए, ठीक है, जो नकारात्मक हो वो नेय तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसमें शब्द पहचान के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं स्टार्टिंग में, अ, अन, न, ना या गैर। ठीक है, और कैसे होते हैं वो, निषेध सूचक या फिर नकारात्मक शब्द। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट ज़रूर देते रहना, ताकि जो है हमें हमारा जो है हौसला बढ़े और हम आपके लिए जो है अच्छा कंटेंट लाने की जो है पूरी कोशिश करें। देखिए, न को अन हो जाता है, किस तरह से हो जाता है, अगर न के बाद में स्वर दे रखा हो। ठीक है, अगर न के बाद में स्वर दे रखा है तो क्या हो जाएगा, न को अन हो जाता है। देखिए, अन, न आवश्यक, कि यह आवश्यक कार्य नहीं है, तो न को क्या हो गया, अन। बाद में आवश्यक था तो आवश्यक को प्लस कर दिया, क्या बन गया, अनावश्यक। इसी तरह से न को अ में चेंज करेंगे, कब करेंगे, अगर न के बाद में कोई व्यंजन दे रखा हो। जैसे न धर्म, तो क्या बन गया, अधर्म। ठीक है ना, न के बाद क्या आया था, व्यंजन आया, तो हमने क्या बनाया, अधर्म। न के बाद स्वर आए तो क्या बनाना है, अन, और बाद में जो शब्द दे रखा है उसको जो है हम उसमें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया, अनावश्यक। देखिए अन्य उदाहरण देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। न सत्य, अब न के बाद में स है, स क्या है, व्यंजन, तो क्या आएगा, असत्य। जिनको स्वर और व्यंजन की जानकारी भी नहीं है दोस्तों, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वर्णमाला का वीडियो है जिसमें हमने स्वर, व्यंजन और जो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ से संबंधित प्रश्न भी आया है कि कितने होते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, वो सभी हमने उसमें अच्छी तरह से आपको बताया है। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप वर्णमाला का वीडियो भी देख सकते हो। देखिए, न पसंद, न के बाद व्यंजन आया है तो क्या आ गया, न पसंद। ठीक है, न इष्ट, अब न के बाद ई आया है, ई क्या है, स्वर, तो न को क्या हो जाएगा, अन, और इष्ट उसमें प्लस करेंगे तो क्या बन गया, अनिष्ट। इसी तरह से न वाजिब, तो क्या बन गया, गैर वाजिब। ये उर्दू वगैरह के जो शब्द होते हैं उनमें लगता है गैर शब्द। ठीक है, तो
आज हमने जो है सिर्फ 2 समास किए और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जितने समास हैं उन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।